दोस्तों 2020 खत्म हो गया और 2021 आज से स्टार्ट हुआ है, जिसके चलते सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एज ए इन्वेस्टर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे इस साल के अंदर, और एज ए अच्छे इन्वेस्टर बन के आप ट्राई करेंगे एक अच्छी रिटर्न बनाने की। और तीन बेसिक चीजें जो इन्वेस्टमेंट की होती हैं, आप उनके ऊपर फोकस करके आने वाले टाइम में अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वो तीन चीजें होती हैं, सबसे पहला अपने रिस्क को समझना, दूसरा होता है डिसिप्लिन में इन्वेस्टिंग करना, और तीसरा होता है पैनिक नहीं करना। अगर आप ये तीनों चीजों को आने वाले एक साल के अंदर फॉलो करेंगे और एक डिसिप्लिन वे में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बोल सकता हूं कि आप एक अच्छी रिटर्न बना सकते हैं, अगर आप इन सब चीजों पे, फंडामेंटल चीजों पे ध्यान देते हैं तो। और इसके अलावा क्वालिटी एसेट्स को चूज करके उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटीएच के बारे में, डायरेक्ट टू होम। इसके ऊपर रिसेंट के टाइम में काफी न्यूज निकल के आई थी। तो दोस्तों सब लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि डीटीएच सेगमेंट में कौन कौन से मार्केट लिस्टेड प्लेयर्स हैं और यहाँ पे किसके पास कितना मार्केट शेयर है। और जो रिसेंट में न्यूज आई थी एफडीआई 100% की डीटीएच सेगमेंट के अंदर, उनके क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं कंपनीज के लिए या उन लोगों के लिए जो इन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप सब लोगों को डीटीएच इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता हो। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डीटीएच बिजनेस की। तो जैसे कि आपको पता है कि चाहे डिश टीवी हो, चाहे टाटा स्काई हो, चाहे एयरटेल हो, जिन सब चीजों का यूज करके आप घर में सारे चैनल को एक्सेस करते हैं, उसको नॉर्मली डीटीएच बोला जाता है। और रिसेंट के टाइम में बहुत से लोग बोलते थे कि जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, यहां पे कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी रिस्क देखने को मिला था कुछ लोगों को। लेकिन जिसके चलते हम यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ताकि यहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स आपके क्लियर हों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीटीएच के बारे में कि डीटीएच के जो सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर यानी कि अगर आप एक सब्सक्राइबर है, ऐसे इंडिया के अंदर कितने सब्सक्राइबर्स हैं और पिछले कुछ सालों के अंदर डीटीएच के सब्सक्राइबर बेस के अंदर कितना ग्रोथ हुआ है। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि क्या यहां पे ग्रोथ थोड़ा नीचे गया है या इनका ग्रोथ लगातार ऊपर को होता दिख रहा है हम सब लोगों को। तो चलिए जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये ग्राफ आपको बताता है डीटीएच सब्सक्राइबर ग्रोथ के बारे में। और ये ग्राफ आपको 2010 से लेके 2019 तक का डेटा दिखाता है। 2010 में 16.8 मिलियन डीटीएच सब्सक्राइबर हुआ करते थे इंडिया के अंदर। 2015 में जो नंबर बढ़ के 41.15 मिलियन हो गया था, मतलब कि यहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। 2015 के बाद अगर हम देखते हैं तो 2018 में 67.53 मिलियन और 2019 में 69.3 मिलियन सब्सक्राइबर बेस हुआ था डीटीएच का। तो दोस्तों यहां से हमें यह देखने को मिलता है कि 2015 तक जो सीएजीआर ग्रोथ था वो काफी ज्यादा था, लेकिन 2015 के बाद ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। लेकिन 2018 के बाद जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पिक्चर में आए थे, उसके बाद यहां पे हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ उस लेवल का देखने का नहीं मिलता जो ग्रोथ हमारा एक टाइम पे 2010 के बाद देखने को मिलता था। लेकिन अभी भी यहां पे हमें सब्सक्राइबर बेस के अंदर एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। दोस्तों सब्सक्राइबर बेस समझने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सब लोगों के दिमाग में आना चाहिए वो ये कि पूरी इंडस्ट्री के बारे में तो आपको पता है कि यहां पे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम के अंदर, लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनके पास मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि कौन से 4 मार्केट लीडर्स हैं जिनके पास इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं डीटीएच ऑपरेटर्स का मार्केट शेयर। तो यहां पे 4 प्लेयर्स के बारे में आपको बताया गया है, टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल एंड सन डायरेक्ट। यहां पे सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो टाटा स्काई के पास है, जिनके पास 32% का मार्केट शेयर है। अगर मैं टाटा स्काई के बाद बात करता हूं डिश टीवी की, तो डिश टीवी के पास भी ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि टाटा स्काई के पास है, जिनका मार्केट शेयर 31% का है। तो टाटा स्काई 32%, डिश टीवी के पास 31% का मार्केट शेयर है। इसके बाद बात आती है एयरटेल की। तो एयरटेल डीटीएच ने पिछले कुछ सालों के अंदर अच्छा पेनिट्रेशन किया है। अगर मैं इनके मार्केट शेयर की बात करता हूं तो इनके पास 23% का मार्केट शेयर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सन डायरेक्ट की, तो सन डायरेक्ट के पास 14% का मार्केट शेयर है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि ये 4 टॉप प्लेयर्स के पास
ऑलमोस्ट मैक्सिमम मार्केट शेयर है पूरी इंडस्ट्री का, और यहां पे मैंने बाइफर्केशन के बारे में आपको काफी डिटेल में बताया। तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं आपको डीटीएच इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं तो यहां पे एक रेटिंग एजेंसी है इंडिया की काफी फेमस क्रिसिल, जिन्होंने बताया है कि 2020 के अंदर जब कोविड सिचुएशन पीक में था तो इस इंडस्ट्री के अंदर हमें एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस के अंदर एडिशन देखने को मिला है। और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जो कंपनीज है जो यहां पे ऑपरेट करती हैं उनके टॉप लाइन के अंदर एक ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर हम क्रिसिल के नंबर के ऊपर थोड़ा सा फोकस में बात करें तो क्रिसिल ने बोला है यहां पे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर इन कंपनीज के अंदर 4 to 6% इनके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यहां पे अगर हम पूरे इंडस्ट्री के एस्टीमेट की बात करें तो क्रिसिल ने यह भी बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के एंड तक जो पूरी इंडस्ट्री है डीटीएच की उसका साइज 22,000 करोड़ का हो सकता है। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो टीवी सब्सक्राइबर के अंदर इस इंडस्ट्री का जो मार्केट शेयर है वो 37% के आसपास का है। तो दोस्तों जब कोविड का सिचुएशन पीक पे था तो सारी इंडस्ट्रीज के अंदर उनके रेवेन्यूज के अंदर उनके सब्सक्राइबर्स के अंदर काफी ज्यादा स्लंप हमें देखने को मिला था। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी कि जब कोविड सिचुएशन पीक में था, जब सब कुछ लॉकडाउन के अंदर था, तो इनके सब्सक्राइबर थोड़े से नीचे गए थे, लेकिन उसके बाद इस इंडस्ट्री ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी पूरे अपने इन्वेस्टर्स को। यहां पे अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं तो इस इंडस्ट्री ने काफी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को ऑप्टिमाइज किया था। जब उनको पता था कि कोविड के टाइम में स्पोर्ट्स चैनल्स में काफी कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इन्होंने अपने चैनल्स को काफी अच्छे तरीके से अलग तरीके से क्लब किया था, ताकि जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा लोड ना पड़े और वो वहां से चर्न भी ना हो, ताकि उनको कम पैसा देना पड़े लेकिन वो इन कंपनीज के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों अभी इंडस्ट्री के बारे में समझने के बाद अब बात करते हैं कि 24 दिसंबर को जो कैबिनेट का गाइडलाइंस आया था डायरेक्ट टू होम इंडस्ट्री के लिए, वो क्या था और ये पूरी इंडस्ट्री को वो कैसे इंपैक्ट करता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं एफडीआई के बारे में कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो सकता था वो मैक्सिमम कैप 49% का था। यानी कोई भी कंपनी बाहर से आके यहां पे 49% का स्टेक बाय कर सकती थी, लेकिन रिसेंट की गाइडलाइंस के बाद वो जो कैप था 49% का उसको हटा के 100% कर दिया गया है एज पर द न्यू गाइडलाइंस। दोस्तों जो सेकंड चेंज किया गया था इस इंडस्ट्री के लिए, तो यहां पे अगर कोई नई कंपनी आके यहां पे लाइसेंस लेती थी इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए तो उसको 10 साल का लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन एज पर द न्यू गाइडलाइंस जो ये लाइसेंस की टर्म था उसको 10 साल से बढ़ा के 20 साल कर दिया गया है। यानी कि नया लाइसेंस आप 20 साल के लिए ले सकते हैं और उसके बाद जब भी आप अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाएंगे तो अगले 10 साल के लिए आप अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। तो जब भी कंपनीज को लॉन्ग टर्म का होराइजन दिखता है तो उनके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी और एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों थर्ड जो इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन पूरी इंडस्ट्री के लिए निकल के आता है वो है लाइसेंस फी का। जो लाइसेंस फी अभी तक 10% था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, उसको अभी कम करके एजीआर का 8% कर दिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट निकलता है पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों फोर्थ इंप्लीकेशन जो निकल के आता है वो ये है कि जो ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स हैं जो पहले यहां पे एनुअल लेवल पे अपनी फीस पे करते थे लाइसेंस फी, अभी उनको वो क्वार्टरली लेवल पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक और यहां पे प्रोविजन दिया गया है कि जो डीटीएच ऑपरेटर हैं वो अपने प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जो चेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया उसका इंप्लीकेशन क्या होगा इन कंपनीज के बारे में। सबसे पहला, लाइसेंस फी कम होने का डायरेक्टली फायदा मिलेगा कंपनीज को, उनकी ग्रोथ के अंदर उनको फायदा मिलेगा। सेकंड, एफडीआई लिमिट को 100% करने से नई कंपनीज यहां पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी। अगर यहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ये इंडस्ट्री ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ आने वाले टाइम में अच्छे तरीके से कंपटीशन कर पाएगी। वहीं पे तीसरा, जो लाइसेंस टर्म को बढ़ा दिया गया है 10 साल से 20 साल, उन चीजों से इन सब कंपनीज को एक लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और इन कंपनीज को एक फायदा देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा जो शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी दी गई है इन कंपनीज को, उनसे जो कंपनीज होंगी वो अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगी, आने वाले टाइम में वो अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर पाएंगी। तो दोस्तों ये सब इंप्लीकेशंस थे उन सब चेंजेस के जिनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। तो दोस्तों इन सब चीजों के बाद चलिए बात करते हैं कि इस पूरी इंडस्ट्रीज के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आने वाले टाइम में, और इसके अलावा इस इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से थ्रेट्स हैं जिनके बारे में इनको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा थ्रेट्स के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला और जो सबसे बड़ा थ्रेट है जिसके बारे में मैंने मेंशन भी किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद उस प्लेटफॉर्म ने इन सब कंपनीज को एक अच्छा कंपटीशन दिया है और माना जा सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे नेट का पेनिट्रेशन बढ़ेगा इंडिया के अंदर, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस पूरी इंडस्ट्री को एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा काफी ऐसी
कंपनीज भी हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर भी काम करती हैं, जो डीटीएच के अंदर भी काम करती हैं और जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी काम करती हैं। वो सब कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि अपने सारे प्रोडक्ट्स को एक तरीके से बंडल करके कस्टमर्स तक बेचा जाए। तो दोस्तों जैसे कि रिलायंस जियो ने किया और एयरटेल भी यही करने का ट्राई कर रहा है। तो दोस्तों यहां से हमें यह देखने को मिलता है कि जो डीटीएच कंपनीज हैं, जो इन कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, वो तो अपने प्रोडक्ट को बंडल कर लेंगी, लेकिन जो बाकी कोर डीटीएच कंपनीज हैं वो आने वाले टाइम में इन सब कॉम्पिटिशंस को कैसे कैटर करेंगी और आने वाले टाइम में इस कॉम्पिटिशंस के अगेंस्ट कैसे खुद को सस्टेन करेंगी। तो ये उनके लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो जो अर्बनाइजेशन है वो पिछले कुछ टाइम में बढ़ रहा है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं जो टीवी का यूज करते हैं या जो डीटीएच लेते हैं, उसका नंबर भी लगातार बढ़ता दिख रहा है, जो इस कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों इसके अलावा 30% टेलीविजन चैनल्स ऐसे हैं जो अभी तक डीटीएच में मूव नहीं किए हैं। वो आने वाले टाइम में कैसे डीटीएच में मूव करेंगे और कैसे डीटीएच उनको कैटर करेगा, वो भी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं उन सब कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में, जिन कंपनीज का हमने नाम लिया जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना काम करती हैं, जो यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं डिश टीवी का। तो डिश टीवी का करंट शेयर प्राइस 12.80 रुपीस के आसपास ट्रेड करता है। पिछले एक साल के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 4.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो डिश टीवी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2300 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों अगर हम डिश टीवी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो डिश टीवी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4.4 के आसपास का है। वहीं पे अगर हम इस इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो इस इंडस्ट्री का पी रेशियो 16 के आसपास का निकल के आता है, यानी कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में डिश टीवी का पी रेशियो काफी कम है। दोस्तों दूसरी कंपनी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं उसका नाम है सन टीवी नेटवर्क। सन टीवी का करंट शेयर प्राइस 480 रुपीस के आसपास ट्रेड करता है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव 8% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो सन टीवी नेटवर्क्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों अगर हम पी रेशियो की बात करें तो सन टीवी का पी रेशियो 15.6 के आसपास का है। वहीं पे जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है वो 16 के ऊपर है, यानी कि सन टीवी नेटवर्क्स का पी रेशियो ऑलमोस्ट सेम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो दोस्तों मैं बात करता हूं जी एंटरटेनमेंट का। तो जी एंटरटेनमेंट का करंट शेयर प्राइस 218 रुपीस के आसपास है। वहीं पे ये कंपनी अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसके चलते हम इसके पी रेशियो की बात नहीं कर सकते। अगर मैं इस कंपनी के रिटर्न की बात करता हूं तो जी एंटरटेनमेंट ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव 27% का रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हैथवे केबल्स का, जो कंपनी इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और जिसका करंट शेयर प्राइस 32 रुपीस के आसपास का है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है हैथवे केबल्स के बारे में कि इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 70% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया। दोस्तों अगर मैं हैथवे केबल्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो इसका मार्केट कैप 5800 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों इस कंपनी का पी रेशियो 24 का है, जिसको अगर मैं इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करता हूं, जहां पे इंडस्ट्री का पी रेशियो 16 के आसपास का निकल के आता है, उसके कंपैरिजन में इस कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। तो दोस्तों अब इन चीजों के बाद मैं चलता हूं उस टॉपिक के ऊपर जहां से आपको पता चलेगा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है खुद से, अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो इस इंडस्ट्री के कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि यहां पे अगर किसी नए प्लेयर को एंटर करना है तो बहुत सारा कैपिटल डालना पड़ेगा, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे और भी बहुत तरह का कॉस्ट होता है, जिसके बाद वो यहां पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सारी कंपनी जो यहां पे ऑपरेट करती हैं उनको एक्सपेंशन करने के लिए कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दें, इस पर्सपेक्टिव से ही आप इस कंपनीज का एनालिसिस करें अगर आप यहां पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि ये सारी इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि इनको बहुत पैसा चाहिए होता है यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, यहाँ पे एंटर करने के लिए। लेकिन अगर आप डेट लेवल देखोगे सारी कंपनीज का, तो डेट लेवल काफी कम है सबका, यानी कि पिछले कुछ टाइम के अंदर ये सारी कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थी। पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन रिसेंट के टाइम में यहाँ पे कुछ चैलेंजेस देखने को मिले हैं। लेकिन आने वाले टाइम में वो इन सब चैलेंजेस से कैसे बाहर निकलते हैं, वो एज ए इन्वेस्टर आपको यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए। तो दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि अगर मैं सेल्स में से इनके खर्चे को निकाल दूं, काफी अच्छा है, काफी हेल्दी निकल के आता है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन इन सब कंपनीज का काफी कम निकल के आता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एसेट हैवी बिजनेस है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कंपनीज के जो प्रॉफिट होते हैं, नेट प्रॉफिट होते हैं, वो काफी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे टॉप लाइन अच्छा रहता है लेकिन बॉटम लाइन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट।
कि हम सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस बिजनेस के बारे में काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके अलावा अपने रीजंस भी लिखें ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें, जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.